आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 को लेकर जब भी चर्चाएं होती हैं एयर इंडिया के बाद से, तो भारतीय वायुसेना से इसको जोड़कर देखा जाता है और ये कहा जाता है कि ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। और क्योंकि भारत का जो विजन 2047 है उसमें कई ऐसे प्रोविजन हमें देखने को मिलेंगे जहां पर भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो फॉरेन FGFA है उनको नकारने वाले मूड में भी नहीं है। तो ऐसे में अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने रखी हैं। और अगर ये बातें रशिया की तरफ से मान ली जाती हैं तो कहीं ना कहीं जब भी FGFA की बात आएगी तो SU-57 फैलन का नाम सबसे ऊपर होगा। देखिए, भारत में जब FGFA की चर्चा होती है तो उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया ये क्लेम करती है कि उनके पायलट्स ऑलरेडी J-35 पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, चाइना अपने J-20 फाइटर्स को बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर रहा है, तो भारत को काउंटर करने के लिए सिर्फ 36 राफेल फाइटर्स ही नहीं होंगे बल्कि भारत को और ज़्यादा फाइटर्स की ज़रूरत होगी। और ऐसे में अगर एक FGFA आ जाता है फ्लीट में तो फिर इसकी बात ही क्या है। और रशिया ने सारी चीज़ों में भारत की उम्मीदों को तब ज़्यादा बढ़ा दिया जब उन्होंने एरो इंडिया 2025 में एक फॉर्मल प्रपोजल भारत के सामने रखा, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय वायुसेना चाहेगी तो उनके ज़रूरत के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा सकेगा। उन्होंने इसका ट्विन सीटर वेरिएंट भी प्रपोज किया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बात करी, नेक्स्ट जनरेशन इंजन का ऑफर किया और हाइपरसोनिक वेपनरी भी ऑफर करी। लेकिन इस पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने एक काफी बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना ये मना नहीं करी है कि वो FGFA को लेकर सीरियस नहीं है, बल्कि ऑलरेडी बैकएंड पे बातचीत चल रही है और भारत इस समय ये चाहता है कि भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट कस्टमाइज हो और इसमें किसी प्रकार की मनमानी ना की जाए। उन्होंने कहा कि जब बात SU-57 की कैपेबिलिटी की होती है तो निस्संदेह ये काफी ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है और रशिया के प्रपोजल में जब से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज को ऐड किया गया है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डील भी नजर आती है। लेकिन इसमें हमें अपनी जो कंपनियां हैं स्वदेशी उनकी मदद लेनी होगी और रशिया के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ऑफिशियल ने यह भी इस विशेषता नोट किया कि भारत का जो अभी तक एडवांसमेंट रहा है, प्रोग्रेस रही है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी एसा रडार टेक्नोलॉजी में ये काफी उल्लेखनीय रही है। हमने तेजस मार्क 1A से लेकर सुखोई 30 MKI के विरूपाक्ष रडार तक को डिजाइन किया है और भारत के पास जो महारत है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार की वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उन्होंने तो ये तक क्लेम कर दिया कि ये रडार सिस्टम जो रशियन करंट कैपेबिलिटीज हैं उनको सरपास भी कर रही है, जो कि इस चीज का सजेशन है कि इंडियन सिस्टम लगातार न सिर्फ मैच्योर हो रहे हैं बल्कि काफी पावरफुल हो रहे हैं। और वहीं ये जो उत्तम एसा रडार सुखोई 57 के लिए बताया जा रहा है ये बेसिकली मुख्यतः एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है और उसी के लिए डेवलपमेंट में है। और अगर इसको SU-57 फैलन में इंटीग्रेट किया जाता है तो ऑफिशियल का ये मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि रशिया ने क्योंकि आधिकारिक तौर पर SU-57 को ऑफर किया है और भारत की मांग को पूरा करने के लिए वो इस समय आतुर भी दिख रहे हैं, तो अगर भारत ये बात करेगा तो पूरी उम्मीद है कि रशिया की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी जाएगी। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा ये भारतीय वायुसेना का होने वाला है। ऑफिशियल ने यह भी बात करी कि अगर भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को देखती है और SU-57 को देखती है तो काफ़ी हद तक ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। और क्योंकि इस प्रकार के फाइटर्स का हमें अच्छा खासा अनुभव भी है तो हम इन पे भरोसा भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो मेन बात फंस जाती है वो हो जाती है रडार सिस्टम की, क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार है ये एनी डे गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार की तुलना में ज़्यादा उन्नत होते हैं। और हमने क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, तो हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करे वो स्वदेशी एसा रडार से इक्विप होकर ज्वाइन करे। रशियन जेट में अभी पूरी तरीके से जो गैलियम आर्सेनाइड का ट्रांजिशन है वो हो नहीं पाया है और अभी भी वो पुरानी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रडार को यूज़ करते हैं। और ऐसे में जब बात एफिशिएंसी की आती है, पावर आउटपुट की आती है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। लेकिन इस शॉर्ट कमिंग को भारत अपने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार की सहायता से पूरा कर सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि SU-57 का जो वेरिएंट भारत को ऑफर किया गया है, यह मौजूदा समय में जो N036 वेल का नोज माउंटेड एक्स बैंड एसा रडार है, इससे इक्विप करके ऑफर किया जा रहा है, जिसमें हमें 1514 ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स यानी कि TR मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं।
हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है रशियन टेक्नोलॉजी की पुराने मैकेनिकली स्कैन एरेस की तुलना में, लेकिन अभी भी ये गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसके चलते इसकी जो परफॉर्मेंस है वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सिस्टम की तुलना में काफ़ी लिमिटेड है। और इसीलिए भारत ये चाहेगा कि अगर ये डील होती है तो फिर उत्तम ऐसा रडार जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है उसमें इसको इंटीग्रेट किया जाए। एमका के लिए जो उत्तम एसर रडार विकसित किया जा रहा है वो 1400 से ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स के साथ है। और क्योंकि ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है इसके चलते इसकी रेंज काफ़ी इंप्रूव्ड है, रेजोल्यूशन काफ़ी इंप्रूव होगा और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ भी इसकी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का तो यहाँ तक कहना है कि रूस अगर चाहे तो भारत के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म कर सकता है और आने वाले भविष्य में जितने भी SU-57 ओनर्स हैं या यूजर्स हैं उनको भी ये रडार एज एन अपग्रेड ऑफर किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपसी समन्वय सबसे महत्वपूर्ण होगा। रशिया को पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए जो कि उन्होंने पहले FGFA प्रोग्राम में दोहराई थी, जिसके चलते भारत को न चाहते हुए भी इस प्रोग्राम से बाहर आना पड़ा था। आप सबको बता दें कि FGFA जिसको उस समय T50 के नाम से जानते थे वो भारत और रशिया का संयुक्त प्रोग्राम था और भारत ने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी थी, लेकिन भारत को समय रहते ही पता चल गया था कि ये एयरक्राफ्ट वैसा नहीं है जैसे एयरक्राफ्ट का सपना भारत ने देखा था। और आज भी जब बात स्टेल्थ की होती है तो कहीं ना कहीं SU-57 स्ट्रगल करता नजर आता है और कुछ डिफेंस एनालिस्ट तो इसे एक उन्नत 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट मानते हैं और उनका कहना है कि अभी इंजन से लेकर कई ऐसे पार्ट्स हैं, कई ऐसे डिज़ाइन फैक्टर्स हैं जिन पर रशिया को काम करना पड़ेगा इसको ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसको मौजूदा 4.5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते हैं तो ये लिथैलिटी में उनसे कहीं भी कम नहीं है। जब बात सुपीरियर मनूवरबिलिटी की आती है, जब बात लिथैलिटी की आती है तो ये एयरक्राफ्ट उन पे कभी भी भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब भारत के ऊपर ये निर्णय होगा कि भारत क्या चाहता है, क्योंकि SU-57 को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से F-35 का दबाव भी बनाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक प्रस्ताव तो नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर भारत ने एक भी कदम SU-57 की तरफ बढ़ाया तो अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए कोई काउंटर ऑफर जरूर करेगा और भारत पे हर प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। खैर ये तो बात की बातें हैं। रूस इसको लेकर काफी गंभीर है। रूस ने कहा भारत अगर चाहता है कि इसका निर्माण भारत में हो तो हम नासिक प्रोडक्शन लाइन में इसका निर्माण करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा सुखोई 30 MKI भारत में 250 से ज़्यादा की संख्या में बनाए गए हैं और ये एयरक्राफ्ट बेसिकली इनको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ये भारत में ऑलरेडी है। और उन्होंने कहा कि SU-57 की जो प्रोडक्शन लाइन है उसके लिए 70% जो इक्विपमेंट्स हैं ये भारत में ऑलरेडी उपस्थित हैं। बाकी के जो मॉडिफिकेशन है वो भारत में किए जाएंगे और तकरीबन 15 SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रति वर्ष भारत में बनाया जा सकता है। यानी रूस ने तो अपने ऑफर्स का पिटारा खोला है। अब ये भारत के ऊपर है कि भारतीय वायुसेना क्या सोचती है कि हम पूरी तरीके से एमका पर प्रतिबद्ध हैं या जरूरत पड़ने पर हम FGFA को अगर ले सकते हैं तो फिर SU-57 के चांसेस है। बाकी भविष्य की बातें भविष्य जाने। आपको क्या लगता है इतने ऑफर्स के बाद भी अब भारत को ये एक कंसिडर करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।